हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को ये वर्कशीट आपको मिली होगी। तो चलिए देखते हैं। इस वर्कशीट में हमें जो चैप्टर 9 चल रहा था हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आज उसकी एंडिंग है और हमने एक तरह से कंप्लीट रिवीजन कर लेनी है चैप्टर की। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। तो ये कहता है, ज्ञान ये कहता है, आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मैंने कई सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं और एक क्विक रिवीजन है चैप्टर की जो आपको हेल्पफुल रहेगी। जैसे सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? एक तरह का पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? एक तरह का पुश और पुल होता है, जिसकी वजह से कई सारे हमने देखा था प्रोसेस होते हैं। फोर्स जो है दो तरह का होता है। एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हों इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तब उसको हम क्या बोल देते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कह देते हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हों लेकिन एक तरफ का वाला जो फोर्स है वो क्या हो? ज़्यादा हो, है ना, और एक तरफ वाला फोर्स क्या हो? कम हो। उस केस में क्या होगा? वो फोर्स हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। और नेट फोर्स इसमें क्या होगा? ज़्यादा वाले की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स मतलब जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? ज़ीरो। ठीक। यहाँ अगर हम देखें, आपको फोर्स की यूनिट दी हुई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है ना। आपने याद आपको होगा कि फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आया था? F इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ आपको यूनिट दी हुई है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। 1 न्यूटन की डेफिनेशन आपको दी हुई है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। देखो इसको समझते हैं क्या है ये। F इक्वल टू हमारा एम ए था। अगर हम मास की जगह रख दें 1 और एक्सेलरेशन भी रख दें हम 1, तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा? 1 न्यूटन। तो कोई अगर बोले कि भाई 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो या 1 न्यूटन को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन the mass of object is 1 kilogram and acceleration acting on it is 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then the force is 1 न्यूटन। ठीक है। फिर इसके बाद हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने देखे थे। तीन लॉ होते हैं हमारे। पहला हम देख रहे हैं न्यूटन का, न्यूटन के हमने देखे ना, तीन लॉ थे। ये हमारा है फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ और फिर थर्ड लॉ। तो पहले हम फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless compelled to change that state by an applied force। या जो डेफिनेशन मैंने बताई हुई थी क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if an object is in rest then it will remain in rest, and if it is in motion then it will remain in motion until no external force applied on it। मतलब क्या होता है इसका? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फिर हमने यहाँ पर दो चीज़ें और समझी थी। एक हमने पढ़ा था इनर्शिया और एक हमने पढ़ा था क्या? मास। तो देखो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? नेचुरल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी अगर चेंज आ रहा होता है तो उसको क्या है? रेसिस्ट करती है कौन? इनर्शिया। और मास का मतलब क्या होता है? ये मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका इनर्शिया होगा। देखो थोड़ा थोड़ा सा मैं एक बार दोनों को क्लियर कर देता हूँ। इनर्शिया का मतलब आप समझ लो, जैसे मान लो कोई एक चेयर है भारी सी, या मान लो कोई अलमारी है भारी सी, है ना। अब वो अभी रखी हुई है, वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। आप अगर हल्का सा फोर्स उसके ऊपर लगाओगे ना तो वो मूव नहीं करेगी। आपने तो फोर्स लगाया लेकिन वो तब भी मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट की है और वो उसी में रहना चाहती है। और अपने अंदर जो भी कोई चेंज उसके अंदर आएगा वो उसका अपोज करेगी। उसको हिलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और मास में आपको क्या समझ में आया इनर्शिया से रिलेटेड? कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। एक आपके पास खाली अलमारी है और एक भरी हुई अलमारी है ना।
तो खाली खाली अलमारी को खिसकाना बहुत आसान होगा, है ना, ज़्यादा उसमें वो मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर भरी हुई अलमारी अगर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो याद रखेंगे, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, एंड लेसर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेसर इज इट्स इनर्शिया। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने ये पढ़ा था, इसका डेरिवेशन भी हमने किया था, और हमें ये बात समझ में आई कि F जो होता है वो इसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स किसके बराबर होगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। और v माइनस यू अपॉन में टी हमारा क्या हो जाता है, a हो जाता है, तो इसलिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m इंटू ए। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हमने लास्ट क्लास में ही अभी किया था, है ना। ये क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहता है, सेम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इक्वल होता है किसके, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन। मतलब कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसका हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ये अभी अभी ऊपर ही मैंने बताया था आपको, 1 न्यूटन फोर्स कब बोलेंगे, जब मास हमारा क्या होगा 1 और एक्सेलरेशन भी क्या होगा 1। तो आप ये डेफिनेशन प्रॉपर इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन से। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। मोमेंटम और इसकी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप याद रख ले, मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। तो 3 लॉज ऑफ मोशन आपको डेफिनेशन यहाँ पर इजीली दी हुई है, तो आप ये कर ले। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अच्छा सॉरी, मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताना भूल गया, एक बार ये भी देख लीजिए जल्दी से। थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया है, सपोज करो F1 फोर्स लगाया है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है एक और फोर्स लगा रहा होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक एक्शन का फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट की तरफ से एक अपोजिट फोर्स भी लगता है जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। दोनों जो फोर्स है ना ये इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं ये, इक्वल, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक माइनस का साइन लगा देते हैं। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी एक जगह आपने लगाना है। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो तीनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये दी हुई है डेफिनेशन, तो आप ये लिख सकते हैं बड़े आराम से। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको देखो दो एप्लीकेशन लिखने हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, जो इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो समझते हैं इसको। तो देखो दो एप्लीकेशन इसके क्या हो जाएंगे। पहला एप्लीकेशन तो इसका ये होगा, आपने जैसे देखा होगा यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, ये वाला आपको बताया भी गया था। जब क्रिकेट प्लेयर जो होता है जब किसी भी बॉल को कैच करता है तो कैच करते समय क्या करता है, अपना वो हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है ना। तो हाथ अगर पीछे की तरफ खींच लेता है, क्यों वो खींचता है, क्योंकि इस लॉ से हमको पता चलता है कि फोर्स जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैच करते करते हाथ पीछे करता है जिससे टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, कम, मतलब हाथ में उसको चोट कम लगेगी। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा, क्रिकेट प्लेयर वाला पे एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। दूसरा, आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे थे ना, दूसरा एग्जांपल इसका ये हो जाएगा कि कराटे प्लेयर, कोई भी जो कराटे प्लेयर जो होता है वो किसी भी कांच की जो स्लैब होती है ना, कांच की सिल्ली होती है या कुछ भी होता है, उसको इजीली वो क्या है एक झटके में तोड़ देता है। लेकिन नॉर्मल आदमी अगर ऐसा करेगा वो नहीं कर पाएगा, उसका बल्कि हाथ टूट जाएगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, जो कराटे प्लेयर है वो बहुत तेजी से उस बर्फ की सिल्ली या जो जो भी कोई स्लैब होती है उसके ऊपर हाथ मारता है।
फास्ट काम करता है, मतलब टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो क्या होगा, फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा और अल्टीमेटली वो टूट जाएगी। तीसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई आदमी, या मान लो कोई एथलीट है ना। एथलीट जो होते हैं जब रनिंग वगैरह करते हैं, या मान लीजिए जंप अगर करते हैं, है ना, तो उनकी जंपिंग के लिए जो जगह जो होती है वहां पर बहुत ज़्यादा रेत वगैरह रखी जाती है। इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर वो उसके ऊपर कूदेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दब जाएंगे। दबने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा, कम। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। अगला आ जाएगा इनर्शिया। इनर्शिया को डिफाइन करेंगे, तो इनर्शिया की डेफिनेशन मैं एक इजी बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज नॉन एज इनर्शिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रही होगी। मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा, आप इन वर्कशीट को अच्छी तरह से करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है अब तक तो ये ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। कई बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता, उनको पता ही नहीं चल पाता कि वीडियो अपलोड हो गई है। और वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर किया कीजिए। आप में से कई सारे बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है और इसके सब्सक्राइबर्स अभी उतने नहीं बढ़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें और सभी से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच। एक नीचे इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो अभी आप फ़ोन रख के जाएँ और अपने हाथों को साबुन से आप धोएं। धन्यवाद।